Hello students, good morning. Myself Rita Das. Again I am here to present my video. Those who are new for my channel, please subscribe my channel. Today I am going to teach you 7th chapter of Indian Politics of class 12. The chapter name is Rise of Popular Movements. In Hindi it is said that जन आंदोलनों का उदय। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि जन आंदोलन क्या होता है। एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए जो सामूहिक प्रयास किए जाते हैं उसी को हम लोग जन आंदोलन कहते हैं। जन आंदोलन के प्रमुख कारण होते हैं गरीबी, बेरोजगारी, लोगों का राजनीतिक और नेताओं के बीच मोह भंग होना और किसानों और राजनेताओं से विद्रोह होना इसमें शामिल होते हैं। जन आंदोलन में ये देखा गया है लोगों के द्वारा अपनी या सामूहिक समस्याओं के लिए चलाए गए आंदोलन को भी हम लोग जन आंदोलन कहते हैं। जन आंदोलन की प्रकृति राजनीतिक आंदोलन से एकदम अलग होती है। यहाँ लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार या अन्याय के विरोध आंदोलन करते हैं। ऐसे अनेक आंदोलन हमारे देश में 70 और 80 के दशक में हुआ था और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दल आधारित आंदोलन। जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग के द्वारा आरंभ की जाती है उसको हम दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा तेलंगाना आंदोलन और उसके बाद तिभागा आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, ये उदाहरण है। ये दल आधारित आंदोलन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ भागों में कुछ मजदूर और किसानों ने हिंसक विरोध का पद्धति अपनाई थी। इन लोगों ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह किए थे। ये लोग आज भी छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में आज भी सक्रिय हैं। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन। जो आंदोलन राजनीतिक दल से एकदम अलग हट कर किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, और ये किया जाता है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र, ये जन आंदोलन कहते हैं। जैसे दलित पैंथर्स, ताड़ी विरोधी आंदोलन इत्यादि। राजतंत्र दलों से स्वतंत्र आंदोलन में ये भी कहा गया है ये ऐसे आंदोलन थे जिसमें राजनीतिक दल सक्रिय नहीं थे, अपितु इसमें आम जनता और स्वयंसेवी संगठन ने हिस्सा लिया था। राजनीतिक पार्टियां से आम जनता का मोह भंग हो गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं में आम जनता का विश्वास उठ गया था। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और उन्होंने दलितों और गरीबों को लामबंद करना शुरू किया। दलित और गरीब वे लोग थे जिन्हें आज़ादी के बाद हुए आर्थिक और सामाजिक विकास को कोई लाभ नहीं हुआ। ये लोग समाज में हाशिए पर थे। धीरे धीरे इन समूह ने संगठन बनाने शुरू किए और इन्हें किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सहायता नहीं मिलती थी, इसीलिए इन्हें स्वयंसेवी संगठन भी कहा जाता है। यहाँ दिया गया है आंदोलनों के प्रकार। 2 तरह के आंदोलन होते हैं जन आंदोलन। एक होता है कि दल आधारित, मीन्स कोई राजनीतिक दल के सहयोग से एक आंदोलन की जाती है, और दूसरा है कि राजनीतिक दल के बगैर जो आंदोलन किए जाते हैं उसको गैर दलीय आंदोलन कहते हैं। तो जो दल आधारित आंदोलन में नक्सलवादी, तेलंगाना, तिभागा आंदोलन आते हैं। लेकिन गैर दलीय जो बिना राजनीतिक दल के बगैर जो आंदोलन होता है उसमें महिला आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, जाति आधारित आंदोलन, किसान आंदोलन इत्यादि होते हैं। तो महिला आंदोलन में चिपको और ताड़ी विरोधी आंदोलन आता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन इसमें भी आता है। और जाति आधारित आंदोलन में दलित पैंथर्स आंदोलन आता है। और किसान के लिए जो आंदोलन हुआ है वो BKU, जिसको भारतीय किसान यूनियन कहा जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दलीय आंदोलन में एक है उदाहरण के लिए नक्सलवादी किसान विद्रोह। ये दल आधारित आंदोलन था जो कि 1967 में ये प्रारंभ हुआ था और इसके नेतृत्व कानू साल्यान ने किए थे। अब है हम लोग पढ़ेंगे वगैर जो गैर आंदोलन, जिसको गैर दलीय आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। इसका आरंभ 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। यहाँ वन विभाग ने खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़, एक अंगू पेड़ था, उसके कटाई से इनकार कर दिए थे, जबकि खेल सामग्री के विनि निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए इस ज़मीन का आवंटन कर दिया गया था। लेकिन गांव वाले जब गए थे कि अपने इस पेड़ से खेती के औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए जब वन विभाग से विनती किए थे, तो वन विभाग उन लोग को सीधा मना कर दिया गया। लेकिन जब सामग्री के विनि निर्माता व्यवसायिक के लिए उनको ज़मीन का आवंटन कर दिया गया था, तो इससे गांव वाले थोड़ा गुस्सा में आ गए और महिला और समस्त ग्रामवासी द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध करने लगे। और महिला लोग तो पेड़ों की कटाई के विरोध में सब पेड़ों से चिपक गई, इसीलिए इसका नाम हम लोग चिपको आंदोलन रखा गया है। गांव वाले की मांग क्या थी? स्थानीय लोग का जल, जंगल, ज़मीन, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, ये मांग करने लगे। सरकार को लघु उद्योग के लिए कम कीमत पर सामग्री को उपलब्ध करवाना था। तीसरा, क्षेत्र के परिस्थिति के संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित करना था। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने 15 साल के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। इसके प्रमुख नेता थे सुंदर लाल बहुगुणा। बाद के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में उठे जन आंदोलन का प्रतीक महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अब दूसरा आंदोलन है दलित पैंथर्स आंदोलन। ये दलितों को बचाव के लिए किया गया था। इसका प्रारंभ 1972 में हुआ था। स्थान महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था। नेतृत्व इसके दलित युवा लोग कर रहे थे। दलित समुदाय के पीड़ा, आक्रोश, अत्याचार को रोकने के लिए महाराष्ट्र में 1972 में जितने शिक्षित दलित युवा थे उन लोग मिलकर एक संगठन बनाए। उस संगठन का नाम दलित पैंथर्स रखा गया और इस पैंथर्स का उद्देश्य था कि दलितों लोगों की रक्षा करना। आज़ादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और अपने साथ हो रहे हैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। छुआछूत प्रथा के खिलाफ इन लोग थे। दलित युवाओं की मांगे क्या थी? पहला था कि जाति आधारित असमानता को रोकना था। भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसका खिलाफ भी इन लोग को लड़ना था। दूसरा मांग इन लोग का था आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की मांग थी। तीसरा इन लोग की मांग थी दलित महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकना था। चौथा, भूमिहीन किसानों, मजदूर और सारे वंचित वर्ग को उनके अधिकार को दिलाना था। और पांचवा अधिकार मांग रहे थे दलितों में शिक्षा का प्रसार करना था। ये जो दलित पैंथर्स की किस गतिविधि में इन लोग अपने आंदोलन को बढ़ाए थे? अनेक साहित्यिक रचना इन लोग लिखे। रचनात्मक और सृजनात्मक ढंग से अपनी लड़ाई को इन लोग लड़े। दलित युवकों ने आगे बढ़ के अत्याचारों का विरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ, सरकार ने 1989 में कानून बनाया और इसमें दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान रखा गया। दलित पैंथर्स के राजनीतिक पतन के बाद वामसेव का निर्माण किया गया। भारतीय किसान यूनियन, ये तीसरा आंदोलन जो कि किसान की भलाई के लिए किया गया था। इसका आरंभ 1988 में हुआ था और ये स्थान था मेरठ।
यूपी में इसका नेतृत्व जो थे भारतीय किसान यूनियन ने ही लिए थे। 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के सदस्य किसानों ने धरना दिया और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महेंद्र सिंह। इनकी मांगे थी, पहला कि बिजली की दर में जो बढ़ोतरी की गई है उसका विरोध करना। दूसरा था गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग थी। तीसरा था कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का मांग था। चौथा मांग था निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता करना। और पांचवा था किसानों के लिए पेंशन का सुविधा देना। और छठा किसान के जो बकाया कर्ज था उसको माफ़ करना इनकी मांगे थी। कार्यवाही इन लोग किस शैली से इन लोग अपना आंदोलन किए थे? धरना दिए थे, रैली किए, प्रदर्शन किए, जेल भरो आदि कार्यवाही से सरकार पर दबाव बनाया था। विशेषताएं क्या थी इनकी? बीकेयू ने किसानों की लामबंदी के लिए जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया। अपनी संख्या के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह बनाया। आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीति मोल भाव की क्षमता थी, क्योंकि ये नकदी फसल उपजाते थे। अपने क्षेत्र की चुनावी राजनीति में इसकी सदस्य का रसूख था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, कर्नाटक के रैयतकारी संगठन, किसान संगठनों के जीवन के उदाहरण है। उसके बाद हम लोग नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जो कि मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान था। सरकार द्वारा बांटम ट्राउलिंग से मछुआरों की जो आजीविका पर प्रश्नचिन्ह बाध्य होकर मछुआरे ने NFF का, जो कि नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का बनाया। 2002 में नेशनल फिश वर्कर्स फोरम द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने का लाइसेंस जारी करने का विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल किए इन लोग। परिस्थिति की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए अनेक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। विश्व के समधर्मा संगठनों से हाथ मिलाया गया। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो कि ताड़ी के विरोध में महिला लोग किए थे। शराब विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरगंटा गांव में ये हुआ था। लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने एक साथ मिलकर इसमें भाग लिया और आंदोलन किए। नेल्लोर जिले में ताड़ी की बिक्री भी की नीलामी 17 बार रद्द की गई। ताड़ी की बिक्री बंद करो का नारा लगाया गया। इनकी मांगे थी, शराब की वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा था, आर्थिक कठिनाई हो रही थी और ताड़ी की बिक्री पर विरोध करना, घरेलू हिंसाओं महिलाओं पर हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे तथा लैंगिक भेदभाव का विरोध कर रहे थे। और इनकी मांगे ये भी थी कि दहेज प्रथा का विरोध था। इसका ये परिणाम हुआ कि कई राज्यों में शराबबंद लागू हो गया। घरेलू हिंसा और महिला अत्याचारों के विरोध कठोर नियम बनाए गए। और इनकी तीसरी माने परिणाम ये हुआ, महिलाओं की मांग पर स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू हुआ। और ये जो 73 और 74 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लगाए गए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये अंतिम आंदोलन है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से जितनी गुजरने वाली नर्मदा नदी और जो सहायक नदियाँ थी, इस पर 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा रखा गया था। और इसके बांध बनाने से क्या लाभ हो सकती है ये भी दिखाया गया कि गुजरात के बहुत बड़े हिस्से सहित 3 राज्यों में पीने का पानी का सुविधा हो सकता है, सिंचाई की सुविधा हो सकती है और बिजली उत्पादन की सुविधा मिल सकती है। कृषि की उपज में गुणात्मक सुधार हो सकता है और बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लग सकता है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध किए। इन परियोजना के लोगों का पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। परियोजना के कारण हजारों लोग बेघर हो गए
और कहते हैं कि 2.5 लाख लोग बेघर हो गए थे और 245 गांव के डूबने के क्षेत्र में आ रहे थे। इसमें इनकी मांगे ये थी कि परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों के लिए समुचित पुनर्वास का व्यवस्था की जाए। दूसरी इनकी मांगे थी परियोजना की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। चौथा मांग इनका था कि बांधों के निर्माण में आ रही भारी लागत का सामाजिक नुकसान के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता मेधा पाटेकर और आमिर खान थे। इसका परिणाम ये हुआ, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थापन नीति की घोषणा की और जितने बेघर लोग हुए थे उनके लिए घर बनाया गया और पुनर्जीविका दी गई उनको। जन आंदोलन के सबक। इन आंदोलन का उद्देश्य दलीय राजनीति की जो कमी थी उसको दूर करना था। सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति दी जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। तीसरा इनका था कि जनता के क्षोभ और समाज के गहरे तनावों का सार्थक दिशा कर लोकतंत्र की रक्षा की जाए। सक्रिय भागीदारी के नए प्रयोग ने लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया, जनता को जागरूक किया तथा लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने की मदद की। और अंतिम में ये कहा गया कि ये आंदोलन लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होते हैं, बल्कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बढ़ावा मिलता है। इनका उद्देश्य दलीय राजनीति की जो कमियां थी उसको दूर करना होता है, अतः इन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।